दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। 22 मार्च से शुरू वृद्धि का सिलसिला केवल 24 मार्च को थमा था। उसके बाद से फिर से लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा जा रहा है। 25 मार्च को पेट्रोल 82 पैसा और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। 26 मार्च के लिए नई कीमतें जारी कर दी गई है। तेल की कीमतों में करीब 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में अब पेट्रोल 109 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बिहार में अब पेट्रोल 109 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा का असर इसे माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आगामी 15 अप्रैल के बाद गांव रोशनी से जगमगाने लगेगा। यह सोलर स्ट्रीट लाइट से अब ग्रामीणों की रात अंधेरे के बजाय उजाले में गुजरेगी। यह सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बिजली कंपनी करेगी। सरकार की 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 2 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के तहत गांव में बिजली विभाग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का बिजली विभाग न केवल लागू करेगा बल्कि इंस्टॉलेशन, सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग तक करेगा। स्ट्रीट लाइट लगने के बाद से गाँव के लोगों को काफी फायदा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रमजान के महीने को पवित्र और पावन मानते हैं। जहां रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म के लोग खुदा की इबादत करते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस खास मौके पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का भी रिवाज है। भारत में इस बार रमजान महीने की शुरुआत शनिवार 2 अप्रैल से हो रही है। हालांकि रमजान महीने की तारीख चांद दिखने पर ही तय होगी। जहाँ रमजान का यह महीना 2 मई को खत्म हो सकता है। ईद उल फित्र सोमवार 2 मई 2022 से शुरू होने की उम्मीद है। ईद की छुट्टियां रमजान 29 से सव्वाल 3 तक इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित होगी। चांद दिखने की परंपरा के आधार पर रमजान और ईद उल फित्र की शुरुआत की तारीख के करीब पुष्टि की जाएगी। रमजान के महत्व के बारे में बात करें तो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है रमजान या फिर रमजान, और इस महीने को इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोग पवित्र मानते हैं। जब रमजान के दौरान मुस्लिम धर्म के लोग रोजे रखते हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए रमजान के महीने के अंत में सव्वाल यानी कि इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रमजान में होने वाली प्रमुख रस्म के बारे में बात करें तो इस्लाम की रवायत के अनुसार रमजान के महीने में रोजा रखना अनिवार्य होता है। यह रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार ये 2 महत्वपूर्ण रस्में होती है। रमजान के दिनों में सुबह के समय में जब भोजन किया जाता है तो फिर उसे सहरी कहते हैं। यह सहरी दिन में सूरज निकलने से पहले किया जाता है। यह सहरी करने को सुन्नत कहते हैं। वही दिन भर रोजा रखने के बाद शाम के समय जब सूरज डूब जाता है तब रोजा खोला जाता है। इसे इफ्तार कहा जाता है। रमजान का मतलब सिर्फ रोजा रखने से ही नहीं है बल्कि इस एक महीने में उन चीजों से भी तौबा की जाती है जो इंसानियत के दायरे में नहीं आती है। इस दौरान किसी भी तरह की गलत कार्य नहीं किए जाते हैं। साथ ही गलत चीजों से तौबा की जाती है। रमजान का महीना इंसान को खुदा के समीप लाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना बिहार के सारण जिला के मशरक मलमलिया मुख्य पथ SH 73 पर दुमदुमा में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को देर रात निकाह की रस्म अदायगी कर रही 8 महिलाओं को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। जहाँ घटनास्थल पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जहाँ एक की मौत इलाज के दौरान हो गई, जहाँ उन्हें आनंद फराना में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती गया है। घायलों की स्थिति नाजुक देखकर बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल छपरा भेज दिया गया है। परिजनों ने बताया है कि निकाह के लिए बारात गई थी। इसके बाद घर के आगे महिलाएं कुछ रस्म पूरी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आया अनियंत्रित ट्रक महिलाओं को कुचलता चला गया। जहां घटना के बाद चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। जहां घायल एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 4 महिलाएं घायल है, वो भी गंभीर स्थिति में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसको लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा में 16 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट होली के तुरंत बाद जारी किया जा सकता था, लेकिन एक पेपर लीक होने के कारण रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। हालांकि जहां पर पेपर लीक हुआ था वहां दोबारा परीक्षा लिया गया। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
बोर्ड यानी कि BSEB ने 10वीं के टॉपर्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस प्रोसेस को खत्म होने के बाद बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर रिजल्ट जारी करेगा। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट onlinebseb.in, biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। आप अपने रोल नंबर के द्वारा रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार में नर्स बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए राजधानी पटना से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत जल्द 20,000 नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में फिलहाल अभी 8,900 नर्सों की बहाली चल रही है। 1 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद और बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शहर से लेकर के गाँव के स्वास्थ्य केंद्रों पर इन नर्सों की तैनाती करेगी। 1 साल के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2-2 नर्स को बहाल किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग तैयारी कर रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में काम कर रही है, जहां लोगों को 95 तरह की दवाएं फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पतालों में बेड की दिक्कत को ठीक किया जा रहा है तथा इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। जब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस साल बिजली के दामों में किसी भी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। लोगों को पहले की तरह तय दरों पर ही बिजली बिल जमा करना होगा। खबर के अनुसार बिहार में लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि बिहार सरकार बिहार में बिजली बिल बढ़ा सकती है, लेकिन बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने आज पटना में जन सुनवाई के दौरान ये ऐलान कर दिया है कि इस साल भी बिजली के दाम में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। जब विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन शिशिर कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 का विद्युत शुल्क ही 2022-23 यानी कि नए वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा। इसके रेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आपको बता दूं कि विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों की मांग को खारिज कर दिया है। जब बिजली कंपनियों ने बिजली शुल्क में वृद्धि करने की मांग की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत 10 जिलों में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरेगा। इसको लेकर के DPR तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार इस एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर के गोपालगंज के सांसद JDU के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने केंद्र सरकार से पैकेज रिलीज करने की मांग की गई है, ताकि इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को 6 लेन बनाने की स्वीकृति दी है। भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 29,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित है। ये एक्सप्रेस वे बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज समेत 10 जिलों से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर के बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। इसकी तैयारी अभी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के सभी जिलों में करीब 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। खबर के अनुसार आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नए सेंटर शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि APHC या स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में रोगों की प्रकृति का प्रशिक्षण अथवा जांच की जाएगी। साथ ही साथ लोगों को फ्री में आयुष दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेंटर पर 15 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए औषधीय पौधों के गुण बताया जाएगा। साथ ही साथ इन सेंटरों में योग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष योग प्रशिक्षकों की तैनाती भी की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सेहत को दुरुस्त रखने के लिए दवाओं की ज़रूरत होती है। खास तौर से आवश्यक दवाओं की ज़रूरत तो हर एक को होती है। हर कोई चाहता है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों में इजाफा ना हो, यानी कि दवाओं की कीमत ना बढ़े। लेकिन 1 अप्रैल से करीब 800 जरूरत वाली दवाओं में करीब 10% की वृद्धि हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि हम सबको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, हृदय रोग, त्वचा रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। मेट्रोडाजोल जैसी जरूरी दवाओं
दवाओं पर भी असर दिखेगा। केंद्र सरकार ने शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। एनपीपीए का कहना है कि इन दवाओं के दाम थोक महंगाई दर के आधार पर की गई है। कोरोना महामारी के बाद से फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमत बढ़ाए जाने की लगातार मांग कर रही थी। जिन दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं उनमें कोरोना के माध्यम से लेकर के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी फिल्म बनाने जा रही है। जहां केशव मूवीज एंटरटेनमेंट सीएम नीतीश कुमार पर फिल्म सुशासन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा बनाएगा। ये जानकारी फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने शुक्रवार को छोटी सरियागंज में स्थित कमलू बाबू के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। फिल्म के निर्देशक अमित विक्रम ने कहा है कि फिल्म के माध्यम से बिहार में 1990 से 2005 तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में जदयू के कई नेता भी शामिल रहे। जदयू प्रदेश सचिव रंजीत सहजी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अम्बरीश सिन्हा। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी एक फिल्म बन रही है जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। यह फिल्म भोजपुरी में बन रही है जिसका नाम लालटेन रखा गया है। लालू प्रसाद यादव के छात्र राजनीति वाले जीवन से लेकर के आगे मुख्यमंत्री और मंत्री बनने तक के सफर को इस फिल्म में दिखाया गया है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का किरदार भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लालू यादव के संघर्ष भरे जीवन में उनका साथ और भूमिका भी फिल्माया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्याज खाने से स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही ये कई तरह की बीमारियों में भी फायदेमंद होती है। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां प्याज खाना अशुभ माना जाता है। दरअसल ये गांव बिहार के जहानाबाद जिले की चीरी पंचायत में है। यहाँ के लोगों को प्याज महंगी हो या फिर सस्ती, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह गांव जहानाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह गांव का नाम त्रिलोकी बिघा है। इस पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति प्याज नहीं खाता। यह 30 से 35 घरों की बस्ती वाला गांव है। यहाँ अधिकांश यादव जाति के लोग रहते हैं, लेकिन पूरे गांव में कोई भी प्याज और लहसुन नहीं खाता है। यहाँ तक कि गांव में प्याज और लहसुन बाजार से लाना भी मना है, अशुभ है। गांव के एक बुजुर्ग रामविलास बताते हैं कि यहाँ के लोग वर्षों से प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। इनके पूर्वज भी प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। इस गाँव में यह परंपरा आज भी कायम है। गाँव के लोगों के प्याज और लहसुन न खाने का कारण गाँव में स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर को बताता है। गांव की एक महिला बताती है कि गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर है, इस कारण उनके पुरखों ने प्याज खाना प्रतिबंधित कर दिया था। 40 से 45 साल पहले किसी ने इस प्रतिबंधन को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब उस परिवार के साथ अशुभ घटना घट गई थी। इसके बाद अब लोग बाजार से भी प्याज लाने से घबराते हैं। लोग प्याज खाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। गांव के मुखिया बताते हैं कि वर्षों से गांव में यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये भी कहते हैं कि इसे आप अंधविश्वास से भी जोड़ सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस गांव में सिर्फ प्याज और लहसुन ही नहीं बल्कि मांस मदिरा भी प्रतिबंधित है। गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहां तक नहीं मालूम है कि देश में प्याज की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लंबे इंतजार के बाद फिल्म RRR 25 मार्च को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। जब कोरोना महामारी के कारण काफी लंबे समय से फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी। एक तरफ जहां फिल्म के स्टार कास्ट जूनियर NTR और रामचरण के फैंस के बीच जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में SV थिएटर में फिल्म देखने के दौरान 30 वर्षीय ओबुलेसु नामक एक युवक को दिल का दौरा पड़ गया। जहां आनंद फाराना में 30 वर्षीय ओबुलेसु के दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब बताया जा रहा है कि फिल्म देखने के दौरान मृत युवक काफी खुश था और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। इस हादसे के बाद ओबुलेसु के दोस्त और परिजन सदमे में हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक वालों के लिए अब खुशखबरी सामने आई है। जहाँ अप्रैल में बैंक कर्मियों के लिए कई छुट्टी है। जहाँ अप्रैल में कई त्यौहार है, इनमें कुछ ऐसे भी दिन हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि कुछ त्योहारों पर पूरे देश में बैंक बंदी होगी, तो कुछ में चुनिंदा शहरों में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं किया जाएगा। अप्रैल 2022 में RBI द्वारा जारी हॉलीडे लिस्ट के अनुसार वीकेंड के अलावा बैंक कुल 9 दिनों के लिए बंद रहेंगे। जब महीने का पहला दिन 1 अप्रैल बैंक खातों के वार्षिक बंद होने के कारण बैंक अवकाश है जो वीकेंड के साथ आ रहा है। चूंकि 1 अप्रैल को शुक्रवार पड़ेगा, इसलिए लंबी वीकेंड के कारण बैंक शाखाएं कुल 3 दिनों के लिए बंद रह सकती है। भारत के कई राज्यों में 14 से 21 तक छुट्टियां रहेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बिहार के पूर्णिया जिले के बनमखी थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट के क्रम में एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। जहां घायल युवक को एक महिला की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचा गया, जहां युवक को पैर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक घायल की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जहां वह एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। उसकी पत्नी की तबीयत मायके में खराब हो गई है, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी से मिलने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रतनपत्ती जा रहा था। तभी बनमखी थाना क्षेत्र के कुटहरी गांव के पास दो बाइक पर सवार 4 लोगों ने रुकने का इशारा किया। उसे कुछ शक हुआ तो फिर वह बाइक भगाने लगा, लेकिन बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। जब गोली सीधे पैर में आकर लगी और वह गिर पड़ा। जब बदमाश घायल अवस्था में पड़े युवक से 15,000 और जरूरी कागजात लूटकर फरार हो गए। इस दौरान किसी ने भी घायल युवक की मदद नहीं की। जब थोड़ी देर बाद एक महिला घटनास्थल पर पहुंची तो फिर उसने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने हाथों में सिलेंडर की तस्वीर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला भी जलाया। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने पीएम का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव था तब तक पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई और चुनाव खत्म होते ही रोजाना दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। ये सरकार की नाकामी है। कांग्रेस नेत्री ने कहा है कि मोदी सरकार लोक लुभावना वादा चुनाव के समय करके लोगों को बरगलाती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। आम लोगों को बढ़ती महंगाई से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि रसोई गैस के दामों में महिलाओं को सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सब्सिडी खत्म कर दी गई है। आज सांकेतिक विरोध किया गया है। आगे भी लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इस संबंध में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि दरभंगा के जाले में गरीब जनता की पर्चा वाली जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। शुक्रवार को वहां बुलडोजर चला। अप्रैल की शुरुआत से ये अभियान और तेज होगा। मंत्री ने कहा है कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है वहां बुलडोजर चलेगा। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा है कि दबंगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों को डोटुक कह दिया है कि जब बुलडोजर चलाया जाएगा तो आप लोग कोई पैरवी मत कीजिएगा, उसे रोकने का काम मत कीजिएगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे। तमाम अतिक्रमण की भूमि को खाली कराने के लिए तमाम प्रखंडों को 10-10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। जब मंत्री ने कहा है कि प्रखंडों को काम करने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये राशि आवंटित की जा रही है। इस दौरान उनसे जब पूछा गया है कि यूपी वाला बुलडोजर चलेगा या फिर बिहार वाला, तो रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार वाला बुलडोजर ज्यादा मजबूत है। जब बिहार वाला बुलडोजर चलता है तो फिर सब कुछ उखाड़ देता है। आपको बता दूं कि बीते दिनों विधान परिषद के स्पीकर ने जब मंत्री रामसूरत राय से बिहार में बुलडोजर की एंट्री के संबंध में पूछा तो मंत्री ने कहा है कि बजट सत्र की कार्रवाई समाप्त होते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। विश्वास दिलाता हूं कि न्याय के साथ अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मिथिलांचल में उत्पादन होने वाले मखाना की जापान में भयंकर डिमांड है। इसकी वजह से जापान को भारत मखाना निर्यात कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी है। जब भारत चाय, कपास, तिलहन, मसाला आदि का भी व्यापार करता है। विदेशों में भारतीय कृषि उत्पाद की डिमांड की वजह से किसानों को भारी तादाद में फायदा हो रहा है। इसका लाभ किसानों को सीधे मिल रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दूरस्थ स्थानों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार अपने इस प्रयास से किसानों की आय को दोगुना कर रही है, जिससे भारत की कृषि लाभकारी बन रही है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। सिर्फ मखाना ही नहीं बल्कि बिहार में उत्पादन होने वाले आम, लीची यूनाइटेड किंगडम में खूब पसंद किए जाते हैं। कृषि मंत्री शोभा करंदलाजे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भागलपुर का जर्दालू आम और शाही लीची की भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में भारी डिमांड है। जर्दालू आम बहरीन में काफी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए आयोजित कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुक करके अभिवादन किया। इसके तुरंत बाद ही बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करके मजे लेना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर अभिवादन किया, आरजेडी ने इसकी फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि
मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब बस मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। आज की तस्वीर है ये। इसके बाद राजद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का 2013 में विधानसभा में दिए गए भाषण को वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि वे कभी भी दोबारा बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं रहूं या जाऊं, भविष्य में भाजपा से कोई भी समझौता नहीं होगा, यह असंभव है। एक अन्य ट्वीट में आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर मौजूद तमाम नेताओं का वीडियो शेयर किया, जिनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़े। दोस्तों बात करते हैं कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मुस्लिम चेहरा रहे मोहसिन रजा को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। बीजेपी ने मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाया है। वहीं यूपी में कैबिनेट मंत्री रहे मोहसिन रजा ने मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर केडीबी लाइव से बताया है कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया है वह काफी सोच समझ करके और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, इसका मतलब कुछ और नहीं है। बीजेपी रोटेशन पर काम करता है, एक व्यक्ति को काम दिया फिर दूसरे को देती है। मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, कुछ और काम करूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा विधायक शंभूलाल ने एक विवादित बयान दिया है, मुस्लिमों को लेकर के विवादित बयान दिया है। यह भाजपा विधायक शंभूलाल चकमा द्वारा विधानसभा में मदरसों पर दहशतगर्द पैदा करने का आरोप लगाने के बयान पर त्रिपुरा मदरसा टीचर्स एसोसिएशन यानी कि टीएमटीए और अन्य मुस्लिम निकायों के यानी कि संगठनों के साथ राज्य भर में गंभीर प्रतिक्रिया हुई है। जब तक वे अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शंभूलाल चकमा ने विधानसभा से कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से त्रिपुरा में सभी मदरसों को बंद करने की अपील करता हूं, क्योंकि वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर एक अच्छे इंसान नहीं पैदा कर सकते। जब तक मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा, हम अपराधियों को पैदा करना बंद नहीं कर सकते। शंभूलाल चकमा ने कहा है कि मुझे यकीन है कि देर सवेर मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर टीए ने भाजपा विधायक के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि या तो वे सबूत पेश करे या तुरंत माफी मांगे। इसने कहा है कि अगर वे अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकता है तो फिर वे विधानसभा के पटल पर न्याय और संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन के लिए उचित मंच का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त रिकॉर्ड है कि त्रिपुरा मदरसों के कितने डॉक्टर और इंजीनियर ने अब तक उत्पादन किया है, लेकिन किसी भी अपराधी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टीएमटीए के अध्यक्ष अब्दुल सलीम ने कहा है कि चूंकि विधायक चकमा ने सबसे आपत्तिजनक तरीके से मदरसों के खिलाफ बात की है और मुख्यमंत्री से मदरसों को बंद करने का अनुरोध किया है, हम सीएम से आरोपों की जांच करने और फिर निष्क्रियों को सार्वजनिक करने की मांग करते हैं। हम शिक्षक हैं और समाज को बढ़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी आधार के पूरे शिक्षण समुदाय और विशेष रूप से मदरसों का अपमान किया है। अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी विधायक से अलग से सबूत मांगे हैं और सरकार से चकमा के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आने वाले कुछ सालों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली करने की जानकारी दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संवाद कार्यक्रम में शुक्रवार को डीजीपी ने कहा है कि पुलिस में भी गलत करने वाले लोग मौजूद हैं और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि पटना में लगने वाले जाम की स्थिति सबसे बड़ी समस्या है, जिसका मुख्य वजह पटना शहर का विस्तार नहीं होना है। साथ ही डीजीपी एसके सिंघल ने बताया है कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि होली के पहले से ही इस बार गर्मियों की दस्तक देश के अधिकतर राज्यों में हो चुकी है। मार्च में ही जून से गर्मी झुलसाने लगी है। जब लगभग हर घर में जहां पहले इस महीने पंखे से काम चल रहा था, वही पंखे की जगह लोग एसी से राहत की सांस ले रहे हैं। ये हाल देश के उत्तर मध्य दक्षिण राज्यों का है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों की मौसम रिपोर्ट पेश की है। मौसम विभाग द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान राज्य शामिल है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान हवाओं के चलने के से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जब दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं अगले 2 दिनों तक गर्म हवाओं के चलने से बारिश की आसार नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है। हालांकि जो स्टूडेंट अभी भी परीक्षा से वंचित रह गए हैं, यानी कि वे परीक्षा नहीं दिए हैं या फिर किसी 2 विषय में फेल कर गए हैं, तो उनके लिए बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है। इसके लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विशेष परीक्षा का आयोजन होगा। इंटर परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी करने के एक हफ्ते के बाद ही बोर्ड ने कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और शुल्क जमा करना होगा। आवेदन की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है। परीक्षार्थी 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को स्कूलों के प्रधान अध्यापक फॉर्म डाउनलोड करके उपलब्ध कराएंगे और फिर भरा हुआ फॉर्म के साथ निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। इस परीक्षा में वही स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सेटअप परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभुकों को नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन यानी कि ई-KYC कराना अनिवार्य है। जब विभाग द्वारा इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तक तय की गई है, लेकिन अभी तक काफी कम लोगों ने ही अपना KYC कराया है। जब तय समय के भीतर KYC नहीं कराने वाले लाभुकों को अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ, उनको अगली किस्त की राशि रुक जाएगी। किसान अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर के अपना KYC करवा सकते हैं। इसे अपने एंड्रॉयड फोन से भी अपडेट किया जा सकता है। सुविधा केंद्र पर भी किसान बायोमेट्रिक डिवाइस से भी KYC करा सकते हैं। जब सभी किसानों को सरकार द्वारा तय समय सीमा में KYC कराना है, नहीं तो फिर अगली किस्त रुक सकती है। जब किसानों को समय पर KYC कराने के लिए किसान सलाहकारों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है ताकि सभी योग्य किसानों को इसका लाभ मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए लगातार किसान अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जब लाभ लेने के लिए जो भी तकनीकी सहायता चाहिए उसकी जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मोतिहारी जिले में एक पिता की हत्या के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी और न्याय नहीं मिलने से परेशान बेटे ने आग लगा करके 3 मंजिले मकान से कूदकर जान दे दी है। जब मृत किशोर रोहित अपने पिता RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जब पुलिस पर साजिशकर्ताओं से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए उसने हरसिद्धि में अपने घर के सामने में स्थित 3 मंजिले एक निजी नर्सिंग होम की छत पर आग लगा करके कूद पड़ा। मृत किशोर रोहित अपने पिता RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जब पुलिस पर साजिशकर्ताओं से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए उसने हरसिद्धि में अपने घर के सामने स्थित 3 मंजिले एक निजी नर्सिंग होम की छत पर आग लगा करके कूद पड़ा। जहां छत से कूदने के दौरान उसने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। जहां इलाज के दौरान मोतिहारी के निजी अस्पताल में हुई मौत के बाद हरसिद्धि बाजार में मातमी सन्नाटा पसरा है। साथ ही कई थानों की पुलिस एहतियातन मुस्तैद है। जहां RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बड़े भाई विनय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि आग लगने की घटना की जानकारी नहीं मिली थी। साथ ही कहा कि भतीजा रोहित भाई विपिन अग्रवाल की हत्या में पुलिस की कार्रवाई साजिशकर्ताओं के खिलाफ नहीं होने से परेशान था। इसी कारण ही हुई आत्महत्या जैसे जघन्य कार्य को बाधित हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार DLED कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने साफ कर दिया है कि बिहार DLED परीक्षा यानी कि BSEB बिहार DLED के लिए आवेदन 28 मार्च 2022 से शुरू होगा। जब बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बिहार DLED के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2022 है। आवेदन केवल स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। जब कैंडिडेट्स को स्कूल से फॉर्म लेकर के भरना होगा और यही जमा करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। बिहार DLED कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्कूलों द्वारा पूरी की जाएगी। छात्रों को अपने स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से आवेदन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 26 मार्च से उपलब्ध हो जाएंगे, छात्र स्कूल से फॉर्म लेकर के भर सकते हैं। बिहार DLED कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर बोर्ड डमी एडमिट कार्ड जारी करेगा। ये एडमिट कार्ड secondary.biharboardonline.com पर 11 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। जहां अगर इनमें कोई गलती हो तो फिर छात्र 11 से 13 अप्रैल के बीच सुधार करवा सकते हैं। बिहार DLED के लिए आवेदन करते समय अगर किसी भी स्टेज पर जैसे फीस के पेमेंट के समय या कहीं और कोई समस्या होने पर बोर्ड के इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। हम आपको अभी नंबर बताने जा रहे हैं। यह नंबर है 0612223074। दूसरा नंबर है 061222325257 और तीसरा नंबर है 0612223229। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री को झुककर अभिवादन करना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के अभिवादन के लिए
पीएम मोदी के सामने झुकने को लेकर के तंज कसा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि मालूम नहीं कि नीतीश जी की क्या मजबूरी हो गई, वह प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से जेडीयू बीजेपी में चल रहा उसे देखकर तो यही लगता है कि नीतीश जी मजबूरी में फंसे हुए हैं। बढ़ती महंगाई पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे साफ हो गया है कि अब लोगों के घरों में लकड़ी जलेगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद हम सब के पास लकड़ी और पत्ता जलाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। दोस्तों बात करते हैं कि सभी धर्मों के लिए एक कानून, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बिहार में भी गरमाया हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है, जिसकी तपिश में बिहार भी तप रहा है। जब बिहार बीजेपी के नेता उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर खुश हैं और बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की है, जबकि विपक्ष की ओर से इस पर पलटवार किया गया है। जहां उत्तराखंड कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि यह कानून किसी पार्टी का नहीं है बल्कि राष्ट्र का कानून है। इस कानून से सभी का भला होने वाला है, इसीलिए इसको बिहार में भी लागू करने के लिए बिहार कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड सरकार का फैसला है, कुछ लोग इसे गलत अर्थ ले लेते हैं। इसका मतलब सभी धर्मों को आज़ादी देना है, उनका उद्देश्य सभी बच्चों, महिलाओं और नागरिक को समान अधिकार देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आरजेडी और कांग्रेस ने विरोध किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये सरकार का नहीं बल्कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। जब सरकार सभी धर्मों को बांट करके राजनीति करना चाहती है, देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने एजेंडों को लागू करने में लगी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि ये कानून केंद्र सरकार लागू कर सकती है, पर राज्य सरकार ऐसी बातों को छोड़कर माहौल बना रही है। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने लाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिहार में हो रही सियासत पर जेडीयू का रुख भी सामने आया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि जो कानून सभी धर्मों को जोड़ने और फिर संस्कृति को बचाने वाला है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी वैसे कोड का हम विरोध करते हैं जो धर्मों के आपसी भाईचारा और संस्कृति को खत्म करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल संपत्ति, जमीन, घर आदि में बंटवारे के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पति के बंटवारे के बारे में सुना है? नहीं ना, लेकिन यह सच है। जब बिहार में एक पति का दो टुकड़ा हो गया है, यानी कि बिहार में पति का दो पत्नियों के बीच बंटवारा करने का दिलचस्प मामला सामने आया है। वो भी ये फैसला किसी पंचायत या फिर आपसी सहमति से नहीं हुए हैं, बल्कि पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में ये अनोखा व्यवस्था किया गया है। पूर्णिया पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र ने पति को 15 दिन पहली पत्नी और महीने की आखिरी 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने का निर्देश दिया है। इस फैसले की इलाके में खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि भवानीपुर थाने की गोड़ियाड़ी की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर बरगला करके दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। जहाँ उनका कहना था कि वह पहले से शादीशुदा होने के साथ 6 बच्चों का पिता भी है। महिला के मुताबिक अब उनका पति उन्हें साथ नहीं रखना चाहता है, जिसके बाद ये मामला पूर्णिया में पारिवारिक विवादों का समाधान करने के लिए बने पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सामने आया। पूर्णिया परामर्श केंद्र के सदस्यों के मुताबिक जब ये मामला पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सामने आया तो फिर कुछ देर के लिए हम लोग असमंजस में पड़ गए और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने फैसला किया है कि पति को दोनों पत्नियों को रखना होगा, साथ ही उनका भरण पोषण भी करना होगा। परामर्श केंद्र ने इसके साथ ही दोनों को अलग अलग घरों में रखने का भी निर्देश दिया है। जब परिवार परामर्श केंद्र ने अनोखा व्यवस्था करते हुए पति को 15 दिन पहली पत्नी यानी कि पहली बीवी के साथ और अगला 15 दिन दूसरी बीवी के साथ गुजारने को कहा है। इस फैसले से पति और दोनों पत्नियां सहमत हो गई है और खुशी खुशी अपने अपने घर चली गई है। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने दोनों पत्नियों और पति की सहमति के बाद तीनों से बॉन्ड भी भरवाया ताकि बाद में कोई इस व्यवस्था से मुकर ना सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पारू थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग माँ बाप की गला काट करके हत्या कर दी। जहां आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है। जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस के मुताबिक खोटाही गांव निवासी अजय सहनी ने अपने पिता शंभू सहनी और मां शारदा देवी की हत्या कर दी। जब ग्रामीणों के मुताबिक अजय अपनी बहन ज्योति की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन उसने घर से भागकर अपनी जान बचाई। ज्योति के शोर मचाने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घर को बाहर से बंद करके घटना की सूचना पुलिस को दी। बताया जाता है कि अजय का अक्सर अपनी माँ और पिता से झगड़ा
डेरा रहता था। जहां अनुमंडल पुलिस अधिकारी राजेश शर्मा ने शनिवार को बताया है कि पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने 2 शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अजय मानसिक रूप से अवस्थ थे, जहां वह हमेशा माता पिता से झगड़ा करता था और पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी देता था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।